Hello students, welcome to Megha D classes. Today we are going to discuss lesson number 6 of 12th class, regulation of gene expression जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चों आज हम बात करेंगे। अभी तक के जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए उसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हमारे सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, देन डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, देन वो जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से स्किप होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, वहाँ पे वो राइबोसोम्स की हेल्प से किस तरीके से ट्रांसलेशन करता है। तो मतलब मेनली हमने ये बात पढ़ी कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, और हमने ये मान के चले थे कि जब भी सिचुएशन पॉसिबल होगी हर बार आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम यही चीज़ यही सिचुएशन माइंड में लेके चले तो इसका मतलब तो ये है कि जो जीन है वो हमारी बॉडी में सारा टाइम ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो भी हमेशा ही बनने चाहिए। अगर मान लो एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है और अगर उस पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो तो वो जीन तो बार बार उस प्रोटीन को बनाती जाएगी और अल्टीमेटली हो सकता है उस प्रोटीन का या उस एंजाइम की जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इट मीन्स हर एक जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म हमारे शरीर में जरूर मौजूद होगा जो ये डिसाइड करेगा कि किसी भी सेल के अकॉर्डिंगली या किसी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली किसी जीन को कितना फंक्शन करना है, कितना प्रोटीन बनाना है, कितना एंजाइम बनाना है। सो दैट इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये जनरली बच्चों 4 लेवल पे हो सकता है, यानी कि 4 लेवल्स पे हम जीन के एक्सप्रेशन को, जीन से बनने वाले प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल आता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, कि जिस समय ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा था, अगर उसी समय हम मैसेंजर आरएनए को बनने से रोक दें या एक मिनिमम अमाउंट में बनाए तो आप यहाँ पर भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज है जिस टाइम स्प्लाइसिंग हुई, इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है दैट इज हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए एंड दैट इज ए प्रोएक्टिव फॉर्म। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। एक आप ये कर सकते हो, आप इस टाइम पर भी अगर स्प्लाइसिंग ही ना होने दो, मतलब अपना मैसेंजर आरएनए एक्टिव ही ना होने दो, तो वहां पर भी आप जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तीसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो पहले 2 प्रोसेसेस थे रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, वो दोनों प्रोसेसेस बच्चों न्यूक्लियस में हो रहे थे, बट द थर्ड प्रोसेस ट्रांसलेशन दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन होने के लिए मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है। तो अगर हम किसी तरीके से उसको साइटोप्लाज्म में आने से रोक दें तो वहां भी हम जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज ट्रांसलेशनल लेवल, कि मान लो अगर मैसेंजर आरएनए आ भी गया तो आप उस मैसेंजर आरएनए को आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से रोक। तो ये 4 लेवल्स हैं जहां पर आप किसी भी जीन के फंक्शन को रोक सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो कि कितने अमाउंट बाद हमें उसके प्रोडक्शन को रोकना है। सो दैट इज जीन रेगुलेशन एंड हाउ टू कंट्रोल इट। इसको रेगुलेट करने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि हर एक जीन, आपको पता है हर एक जीन का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है, मतलब हर जीन हमारे शरीर में कोई ना कोई कार्य जरूर कर रही है। कोई भी जीन आप ये नहीं कह सकते कि यूजलेस है, और यहाँ पर उसका काम करने का मतलब है कि वो कोई प्रोटीन भी बना सकती है, या वो कोई एंजाइम भी बना सकती है, या वो कोई हार्मोन भी बना सकती है, कोई केमिकल, मतलब एनीथिंग वो उस कुछ भी बना सकती है। जैसे सपोज आपको एक एग्जाम्पल दिया है जो आपकी बुक है, मैं उसी एग्जाम्पल को कंसीडर करूंगी। लैक्टोज दैट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज जो है ये ब्रेक डाउन होकर बनाती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जो लैक्टोज है बच्चों दैट इज अ डाइसैकेराइड, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि लैक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो 2 शुगर यूनिट्स को मिलाने से बनता है।
और अगर इस लैक्टोज को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम मिल जाए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अगर इसे ये एंजाइम मिल जाता है तो ये लैक्टोज टूट जाती है और टूटकर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेल के अंदर लैक्टोज हो ही ना तो क्या इस एंजाइम को बनाने की नीड रह जाती है? नहीं, क्योंकि एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए सबस्ट्रेट। अगर आप एंजाइम को सबस्ट्रेट ही नहीं दोगे तो एंजाइम को काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि उसका जीन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो रेगुलेशन है, वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो इट मीन्स कि जीन के एक्सप्रेशन को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी इसको कंट्रोल कर सकती हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारे को बुखार हो जाए तो हमारे शरीर की पूरी जो मशीनरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, क्योंकि हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि एंजाइम्स एक्ट एट ए ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। अगर आप उनको ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर नहीं दोगे तो एंजाइम जो है वो आपके इनएक्टिव हो जाए। तो इट मीन्स अगर हमारे शरीर में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारे जीन के रेगुलेशन पे फर्क पड़ेगा। एंड थर्ड फैक्टर दैट इज एनवायरमेंट, कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में रह रहे हो। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो आप उसको ज़्यादा हीट वाले एनवायरमेंट में रख रहे हो, ज़्यादा सलाइन एनवायरमेंट में रख रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब हमने यहाँ पर एक बात जो पढ़ी थी कि जब हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किया था, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने बात की थी आरएनए पॉलीमरेज की। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात करूंगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जीन रेगुलेशन का जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो हमें जो डेप्थ में स्टडी मिली थी वो ई कोलाई की रिसर्च से मिली थी। ई कोलाई जो है दैट इज अ बैक्टीरिया एंड दैट बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। तो हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 कैसे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जनरल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। अब जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, हमने ये बात की थी कि अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करना है तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करने के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जाके बाइंड करता है। ओके, बट प्रमोटर के पास बाइंड करने के लिए ये कभी अकेला नहीं जाएगा, इसे कुछ एसेसरी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जो इस प्रोसेस में इसकी हेल्प कर सकते हैं। और इस एसेसरी प्रोटीन्स को हमने नाम दिया था सिग्मा फैक्टर। आई थिंक आपको ये चीज याद होगी। तो इट मीन्स कि किसी भी प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करता है या वो प्रोडक्ट बना पाता है नहीं बना पाता, वो कहीं ना कहीं जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? एसेसरी प्रोटीन्स पे, यानी कि उसको एक्स्ट्रा कोई प्रोटीन या कोई फैक्टर ऐसा मिल रहा है उसकी अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा। तो ये जो एसेसरी प्रोटीन्स हैं जो आपके आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प कर रहे हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू करें, उन्हें हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। क्योंकि जब तक ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स उसके पास नहीं होंगे तब तक आरएनए पॉलीमरेज अकेला कोई भी प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं है। अब these regulatory proteins are again of two types. इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। द फर्स्ट कैटेगरी इज द एक्टिवेटर्स एंड अनदर कैटेगरी इज द रिप्रेसर्स। इसमें तो बच्चों कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिकॉज सिंपल अगर आपको इंग्लिश के वर्ड का भी मीनिंग पता है तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। एक्टिवेटर का मतलब जो प्रोसेस को एक्टिवेट करे। एक्टिवेट मतलब आप ये कह सकते हैं जो उसको पॉजिटिवली बढ़ाने में मदद करेगा, मतलब उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा।
कि ज्यादा से ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बने, मतलब उसके जीन बने, मैसेंजर आरएनए बने और वो एक्टिवेट हो जाए। और रिफ्रेश का मतलब है किसी चीज को दबाना, तो यानी कि ये उसके प्रोडक्शन को घटाने में मदद करेगा। तो आपके जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली भी काम कर सकते हैं और नेगेटिवली भी काम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक इसमें जो आपकी टर्म आती है दैट इज ऑपरेटर। अभी तक आपने प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा, आपने रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपके डीएनए के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होती हैं, अगर उन सीक्वेंसेस के साथ आपके ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स आकर बाइंड हो जाएं तो वो प्रमोटर रीजन को एक्सेसिबल करा देती है। मतलब आप सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो प्रमोटर रीजन है ये आप कह सकते हो कि किसी के अंदर काम कर रहे हैं। प्रमोटर रीजन ने आके आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गया और उसके बाद वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रमोटर रीजन है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये अपने आप से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें आरएनए पॉलीमरेज को लेना है या नहीं लेना। कुछ डीएनए के अंदर ऐसी सीक्वेंसेस हैं, वो सीक्वेंसेस जो है ये डिसाइड करेगी कि ये जो आपके प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स हमें प्रमोटर को देने हैं या नहीं। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोटीन्स को लेकर प्रमोटर पे जाके जुड़ेगा या नहीं। यानी कि ये प्रोटीन्स ये कंट्रोल करते हैं कि आपका प्रमोटर जो है वो एक्सेसिबल है या नहीं, मतलब उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है या नहीं। और इन डीएनए सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो यानी कि कहीं ना कहीं सारे काम को वो ऑपरेट कर रही है। कि आप इसको एक सिंपल सा उदाहरण लो कि सपोज करो प्रमोटर जो है एक बच्चा है, आरएनए पॉलीमरेज उसका दोस्त है, ठीक है। अब प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ना चाहता है, मतलब कि दो फ्रेंड्स हैं वो चाहते हैं वो मिलकर खेलने चले जाएं, लेकिन प्रमोटर जो है वो अपनी मम्मा से अपनी मदर से बिना पूछे ये काम नहीं कर सकता। तो प्रमोटर की जो मदर है यहाँ पर वो क्या बन गए? एक्सेसरी प्रोटीन्स। यानी कि ये जो एक्सेसरी प्रोटीन्स हैं ये इसको बताएंगे कि हाँ बेटा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये एक अच्छा दोस्त है तो तुम इनके साथ जाकर जा सकते हो। बट अगेन जो मम्मा है जो मदर है वो भी अपने आप इस डिसीजन को नहीं ले सकती। ये डिसीजन लेने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? फादर की। और फादर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ऑपरेटर। तो यानी कि ऑपरेटर जो है वो एक्सेसरी प्रोटीन्स को कमांड देगा कि आप प्रोमोटर रीजन्स को आसानी से एक्सेसिबल करवा दो कि आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड कर जाए, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको इस एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब प्रमोटर ऑपरेटर ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब हम बेटा इसमें बात करते हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये पाए कहाँ जाते हैं। अब जैसे मदर है तो मदर और फादर हमेशा इकट्ठे ही होंगे घर में भी या फोटो में भी, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि जहाँ पे प्रमोटर होगा ये ऑपरेटर हमेशा उसके साथ ही पाए जाएंगे, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एडजेसेंट टू प्रमोटर। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये ऑपरेटर जो है ये एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर सिचुएशन में ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ही जुड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो फादर है वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो इतनी जल्दी अपने बच्चों को बाहर जाने की परमिशन नहीं देते। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हो कि जो फादर है वो रिप्रेस ही करेंगे, ज्यादातर सिचुएशन में वो यही चाहेंगे कि मैं किसी तरीके से मना कर दूं। और हर एक ओपरोन में आपका जो प्रमोटर है और जो ऑपरेटर है वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। अब आप सोचोगे ये ओपरोन शब्द कहाँ से आ गया? तो आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे आपने इसको फादर माना, आपने इसको मदर माना, उसको बेबी माना, उसको फ्रेंड माना, तो यहाँ पर आप ये मान लो कि ऑपरोन का मतलब है एक बहुत बड़ी फैमिली, और उस फैमिली के अंदर आपका ऑपरेटर भी प्रेजेंट है, आपका प्रमोटर भी प्रेजेंट है, आपके स्ट्रक्चरल जीन्स भी प्रेजेंट हैं और आपके रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट है। मतलब एक ऐसी फैमिली जिसमें सारी चीजें इकट्ठी जुड़ी हुई। और उस सारी फैमिली का काम क्या है? उस सारी फैमिली का काम है रेगुलेशन करना, कि हमें अपने घर के जो बच्चे हैं उनको सोशियलिटी सिखानी है कि आप सोसाइटी में रहो,
सबसे मिले जुले, लेकिन एक रेगुलेशन के साथ, मतलब एक कंट्रोल के साथ, कि आपने उसको बहुत ज़्यादा भी छूट नहीं देनी और बहुत ज़्यादा भी आपने उनको खींच के नहीं रखना। सो दैट इज ऑपरन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। वो तो मैंने एक आपको जनरल एग्जांपल दिया, बट यू कांट राइट इट इन डेफिनेशन फॉर्म इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के टर्म्स में बात करो तो आप क्या कहोगे? ऑपरन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ वन और मोर एडजेसेंट। एडजेसेंट शब्द हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें साथ साथ प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। कि ऑपरन में आपके स्ट्रक्चरल जीन्स भी आएंगे, रेगुलेटरी जीन्स भी आएंगे, ऑपरेटर जीन भी आएगा एंड प्रमोटर जीन भी आएगा। मतलब ये सारी जीन्स मिलकर जो डीएनए का सेगमेंट बनाती हैं, दैट सेगमेंट इज नोन एज ऑपरन। और वैसे तो बच्चों बहुत सारे ऑपरन होते हैं, बट आपके सिलेबस में जो ऑपरन है दैट इज लैक ऑपरन। तो हम सिर्फ इसी ऑपरन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लैक शब्द बना है लैक्टोज से, क्योंकि इस ऑपरन को काम करने के लिए लैक्टोज की जरूरत होती है। और सबसे पहले लैक ऑपरन की बात हम क्यों करें, मैंने अभी आपको कहा था कि हम यहाँ पे जितनी भी बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की करेंगे, क्योंकि हम सिंपल लेवल से उस चीज को समझ रहे हैं और जो हमारे को ज्यादा नॉलेज है वो प्रोकैरियोट्स की है। तो लैक ऑपरन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो बेसिकली जो ई कोलाई है, जिसको आप एस्चेरिचिया कोलाई भी बोल सकते हो, और अगर आपको एस्चेरिचिया कोलाई याद करना मुश्किल लगता है तो आप इसको सिंपल ई कोलाई याद रखो। तो ई कोलाई जो है बच्चों दैट इज ए बैक्टीरिया। तो सबसे पहले लैक ऑपरन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो दी गई थी जैकोब एंड मोनार्ड के द्वारा। इनका पूरा नाम है फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैकलिन फ्लेनोर, बट आप इनका सिर्फ सरनेम याद रख लो, सो दैट इज सफिशिएंट। तो सबसे पहले जो इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इनके द्वारा दी गई थी इन 1965। तो इसलिए हम सिर्फ लैक ऑपरन की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे कई बार बच्चे जनरली नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है दैट विच टाइप ऑफ ऑपरन इज लैक ऑपरन, कि लैक ऑपरन किस टाइप का ऑपरन है। तो आपने यहाँ पे वर्ड याद रखना है नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल ऑपरन। तो आप चाहो तो इन चार वर्ड्स को याद कर सकते हो, क्रैम कर सकते हो, समझ सकते हो, बट आपको ये चीज याद रखनी होगी कि इसको हम नेगेटिवली कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपरन बोलते हैं। अब हमने इसको नेगेटिवली कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपरन क्यों दिया? नेगेटिवली हमने इसलिए वर्ड दिया कि अगर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, अगर यहाँ पे आपका जो रेगुलेटरी जीन है अगर वो काम करने में सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब अगर आपके रेगुलेटरी जीन को पावर मिल जाती है तो वो स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है। मतलब यहाँ पर आप एक तरह से अपने ऑपरन को, जो आपकी रेगुलेटरी जीन है वो एक तरह से आपके ऑपरन की फंक्शनिंग को होने से रोक रही है, यानी कि उसको नेगेटिव कर रही है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली कंट्रोल इंड्यूसिबल ऑपरन बोलते हैं। अब हम बच्चों इसी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसके डायग्राम को समझो। कोई इतना हाईफाई डायग्राम नहीं है, एक सिंपल सा सिंगल लाइन डायग्राम है। डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप बनानी है। यहाँ पे आपका आएगा प्रमोटर, यहाँ पे आपकी आती है आई, देन अगेन प्रमोटर, देन ऑपरेटर, देन आपने यहाँ पे लिखना है Z, Y एंड A। आपने इस टाइप से एक बॉक्स बनाया। यहाँ पर P का मतलब है प्रमोटर, I का मतलब है यहाँ पे इनहिबिटर, आप चाहे तो लिख भी सकते हो। स्मॉल p है ये दोनों आपके। स्मॉल p स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। ये हमने सारी चीजें स्मॉल लेटर में ली है। देन ये जो आपकी Z, Y, A है, ये तीनों है आपकी SG। SG का मतलब है स्ट्रक्चरल जीन्स।
और जो यहाँ पे हमने आई लिया है, इनहिबिटर लिया है, दैट इज योर रेगुलेटरी जीन, क्योंकि आपका ओपरोन काम करेगा या नहीं करेगा उस चीज को ये रेगुलेटरी जीन ही कंट्रोल करती है। और जो आपकी ये ऑपरेटर है इसको ऑपरेटर जीन कंट्रोल करती है, और जो आपके प्रमोटर है उनको प्रमोटर जीन कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरह से जो आपने डायग्राम के अंदर लिखे हैं, जो बॉक्सेस के अंदर आपने स्मॉल लेटर में लिखे हैं, वो इनके प्रोडक्ट्स हैं कि ये क्या प्रोडक्ट बना रही हैं। और ये जो ऊपर हमने लिखा है PG, RG, OG, SV, ये जीन के नाम है। तो जीन के नाम हमने ऊपर लिख दिए और जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं वो हमने नीचे लिख दिया। अब हमने ये देखना है कि आपका लैक ओपरन काम कैसे करता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका लैक ओपरन है दैट इज ए नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल ओपरन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर रेगुलेटर जीन अपना प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाता है तो वो आपके ओपरन को बंद कर देगा, यानी कि आपकी ओपरन की फंक्शनिंग को रोक देगा, यानी कि उसको नेगेटिव कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पे इनको रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्पेस जो है चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे दो प्रमोटर है, एक प्रमोटर है आपका रेगुलेटर जीन का और एक प्रमोटर है आपके बाकी के ओपरन का। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये रेगुलेटरी जीन है, अगर ये रेगुलेटरी जीन यहाँ पर इनहिबिटर बनाने में कामयाब हो जाती है, इनहिबिटर मतलब अगर ये रेगुलेटरी जीन यहाँ पर एक्सप्रेस हो जाए, मतलब मैसेंजर आरएनए बना दे और उस मैसेंजर आरएनए से अगर रिप्रेसर बन जाए, तो वो रिप्रेसर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटरी जीन अगर काम करने में कामयाब हो गई तो वो स्ट्रक्चरल जीन के प्रोडक्शन को रोक देगी। तो अगर यहाँ पे रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेस हो जाती है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, मतलब उसका एमआरएनए बन गया, तो एमआरएनए बनते ही वो यहाँ पर क्या बना देगी, रिप्रेसर। हम इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक रिप्रेसर बना देगी, और अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं है तो इट मीन्स ये रिप्रेसर जो इसने बनाया, ये रिप्रेसर एक्टिव हो गया, मतलब कि ये अपना फंक्शन करने में कामयाब हो जाएगी। तो इनहिबिटर का मतलब रोकना, यहाँ पे इनहिबिटर भी लिख सकते हो, रिप्रेसर भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे रेगुलेटरी जीन मैसेंजर आरएनए बनाने में कामयाब होगी, रिप्रेसर बनाने में कामयाब होगी, और ये रिप्रेसर एक्टिव हो गया, तो ये रिप्रेसर एक्टिव होने के बाद ऑपरेटर जीन पे जाके जुड़ जाएगा। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था ऑपरेटर जीन एक तरह से फादर है, मतलब ये उसको जाके रोक देगा, ऑपरेटर जीन को रोक देगा। और जैसे ही ऑपरेटर जीन को रोकेगा तो ये बाकी की जो सारी जीन्स थी, जिसको आप लैक Z, लैक Y, लैक A बोलते हो, ये सारी जीन्स अपने अपने फंक्शन करने में कामयाब नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, ये तीन जीन्स है, तीनों जीन्स का अपना काम है। जो सबसे पहले आती है लैक Z, इस जीन का काम क्या होता है, इस जीन का काम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाना। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। इसी तरीके से जो लैक Y है, इस जीन का फंक्शन होता है परमिएज बनाना। ये परमिएज एंजाइम क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू लैक्टोज, मतलब ये सेल्स को लैक्टोज के लिए ज्यादा परमिएबल बना देगी कि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज सेल के अंदर आए और वो उसको ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़े और उससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले सके। और जो लास्ट यहाँ पे लैक ए, उसका काम होता है ट्रांस एसिटाइलेज बनाना, जो इस पूरे फंक्शन इसमें हेल्प करता है प्रोसेस में। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये तीनों एंजाइम्स बन रहे हैं, अगर स्ट्रक्चरल जीन के ये तीनों जीन्स एक्टिव हो जाएं और ये ट्रांसक्रिप्शन करके अपने अपने प्रोडक्ट बना दे, तो क्या होगा, बैक्टीरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना सकता है।
लेकिन अगर यहाँ पे रेगुलेटरी जीन ने अपने इनहिबिटर को एक्टिवेट कर दिया और उसने रिप्रेसर बना दिया, तो वो रिप्रेसर जाके इस ऑपरेटर जीन पे चिपक जाएगा। अगर वो ऑपरेटर जीन पे चिपक गया तो ये तीनों जीन्स एक्टिव नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन या कोई भी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और जो प्रोसेस है वहीं पे रुक जाएगा। अब आपके बैक्टीरिया सेल के अंदर और लैक्टोज एंटर नहीं कर सकता, उसको और एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये तब की सिचुएशन है जब इसको इंड्यूसर नहीं मिला, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। मतलब कि जब इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए इंड्यूसर नहीं मिला, इसने अपनी अपनी चलाई, तो ये काम हो गया। अब हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे जहां पर इसको इंड्यूसर मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ मेन चीज ही रख कर रही हूँ, जो बाकी का हमारा डायग्राम है उसको मैं यहाँ पे नहीं छेड़ूंगी। अब यहाँ पर अगर एब्सेंस की बजाय इंड्यूसर आ जाता, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर यहाँ पे इंड्यूसर आ जाता है, ये इंड्यूसर है जो लैक्टोज भी हो सकता है या एलोलैक्टोज भी हो सकता है, मतलब वो चीज जिससे कि उसको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि तोड़ने के लिए एंजाइम को सब्सट्रेट तो चाहिए। तो अगर यहाँ पे लैक्टोज या एलोलैक्टोज आ जाएगा तो वो इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो इस रिप्रेसर ने जो यहाँ पर अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाया था, ये क्या करेगा, ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर पे जाके जुड़ जाएगा। यानी कि एक तरह से इसने रिप्रेसर को पकड़ लिया कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना। तो जब ये इस रिप्रेसर को यहीं पे रोक लेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के पास नहीं जा पाएगा। तो अब जो ऑपरेटर जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन को कमांड देगी कि तुम अपना फंक्शन कर सकते हो। तो तीनों जीन्स ने जो जो आपके एंजाइम्स बनाने हैं वो सारे एंजाइम्स बनेंगे, यानी कि मैसेंजर आरएनए भी उनका बनेगा। मैसेंजर आरएनए से आगे ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी होगी तो सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो भी बनेंगे और आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज लैक्टोप्रोन। कि आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि आप रेगुलेटरी जीन किसको ले रहे हो, स्ट्रक्चरल जीन किसको ले रहे हो। और दूसरी चीज आपने यहाँ पर, क्योंकि हमने लिखा था कि नेगेटिवली कंट्रोल्ड इंड्यूसिबल ऑपरेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इंड्यूसर नहीं दे रहे तो ये अपने काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिप्रेसर है वो उसको रोक देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको इंड्यूसर दे देते हो तो वो इंड्यूसर जो है इसको रोक देगा रिप्रेसर को, तो जिसकी वजह से ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा और आपके सारे एंजाइम जो है वो फंक्शन कर पाएंगे।